के दरमियान जो आईनी रिश्ता है उस पर मैं रियासत के दर्जे पे बात कर सकता हूँ, मैं 370 और 35A की बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज अगर आप सुनना चाहते हो तो अपने रोजमर्रा के मसलों के बारे में सुनना चाहते हो, आपकी परेशानियों के बारे में सुनना चाहते हो, जो आपको तकलीफें हैं उनके हल के बारे में सुनना चाहते हो और जानना चाहते हो कि अगर आपने अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके मेरे साथी सजाद कचलू साहब को यहाँ से जितवाया तो फर्क आपकी जिंदगी में क्या आएगा, क्या बेहतरी आएगी, उस वोट का हम एहसान किस तरह चुका पाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि आज इसी मौके पे चंद घंटों के अंदर अंदर हमारे बीजेपी के साथी भी अपना जहाज यहीं पे उतारेंगे जहां मैंने अभी उतारा है, तो आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारी बातें और उनकी बातों में फर्क देखने के लिए। मैं तो सबसे पहले उनसे ये सुनना चाहूंगा, क्योंकि बार बार जब ये बाकी मुल्क में प्रचार करते हैं, कैंपेन करते हैं, वोट मांगते हैं, तो अक्सर आपने रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए वो डबल इंजन सरकार की बात सुनी होगी। वो कहते हैं कि जिस प्रदेश में, जिस रियासत में उनका अपना चीफ मिनिस्टर होता है और दिल्ली में प्रधानमंत्री, वजीर आजम, तो उस देश में जो है, उस रियासत में तरक्की बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह रेलगाड़ी पे अगर सिंगल इंजन डाला जाए तो उस रेल की रफ्तार जो है वो कम होती है, लेकिन अगर उस रेल पे 2 इंजन डाले जाए तो उस रेल की रफ्तार जो है ज्यादा तेज होती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से इन लोगों की डबल इंजन की सरकार रही है। किसी भी तरह आप देखें, पहले 2014 के इलेक्शन के बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया। क्या सोच के हाथ मिलाया वो सिर्फ वो कह सकते हैं, लेकिन 2-2.5 साल उनकी हुकूमत रही, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत टूटी तो राजभवन से सीधा यहाँ पे जो है राज शुरू हुआ। मतलब ये कि 10 साल मुकम्मल यहाँ बीजेपी के तरफ से डबल इंजन की सरकार रही। उस डबल इंजन सरकार के तहत यहाँ कितने मुतालबे हल हुए, कितनी आपकी परेशानियां कम हुई, उसका हमें आज एहसास है। पहले तो देखें, अगर हम रोजगार की बात करें, कौन से ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले 10 साल में यहाँ रोजगार का ऑर्डर मिला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। 2014 से पहले जो दूर दराज इलाकों में मौके पर डीजी को भेजते थे, वहां पे कैंप लगता था, उसको हम डीजी भर्ती कहते हैं। वहां पे अगर कद बराबर, छाती बराबर, तो डायरेक्ट वहां डीजी दस्तखत करता था और हमारे नौजवान जो है पुलिस में काम करना शुरू कर जाते थे। इन 10 सालों में मुझे एक जगह बताइए जहां इन्होंने डीजी को भेज के नौजवानों को हमारे पुलिस में भर्ती की हो। एक जगह नहीं। हमने स्कूलों को दोबारा चालू करने के लिए रहबर तालीम का स्कीम शुरू किया और ये कहा कि उस गांव का पढ़ा लिखा कोई बच्चा बच्ची जो है उनको हम स्कूल में मास्टर मास्टरानी के तौर पे लगाएंगे। 10 साल हो गए उस स्कीम को तहस नहस किया। अगर हम महात्मा गांधी नरेगा की बात करें, जिस स्कीम के तहत यहाँ छोटे मोटे काम किए जाते थे और उन कामों के जरिए यहाँ वर्क डेज और उनका कार्ड बनता था, आज उस स्कीम को भी तहस नहस किया। अगर हम सोशल वेलफेयर की स्कीमें देखें, जिसके तहत आपको हुकूमत के तरफ से मदद मिलती थी, चाहे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, बाकी तरीकों से, उसमें भी इन्होंने कटाई की। सजाद ने अपनी तकरीरों में यहाँ प्रोजेक्टों की बात की और ये सही है। यहाँ कम से कम 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली के प्रोजेक्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन प्रोजेक्टों में से आप लोगों को कितना फायदा हुआ वो पूछे। जब वो आ जाते हैं यहाँ पे अपनी तकरीर करने के लिए और वोट मांगने के लिए, पूछे जनाब यहाँ तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में हमारे बच्चों को बच्चियों को क्या नौकरी मिलने का हक नहीं था? क्या हमारे लोगों को ठेका मिलने का हक नहीं था? क्या हमारा इसमें शामिल होने का कोई हक नहीं था? अगर इन लोगों ने अपनी हुकूमत का इस्तेमाल किया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए ना किस लिहाज से इन्होंने परेशान नहीं किया। अगर बिजली की हम बात करें, वैसे तो बिजली जो है दिन में 8-8, 10-10 घंटे ये कट करते हैं, लेकिन बिजली की फीस आज आसमान में।
जहां हमारे दौरे हुकूमत में महीने का बिजली का बिल 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, आज इन देहाती इलाकों में महीने का बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, बिजली का बिल आपको 1650 रुपए का मिलेगा। महंगाई ने यहाँ लोगों की कमरें तोड़ दी है। अब वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत आप लोगों को गैस के चूल्हे बांटे थे, कहा था कि ये चूल्हा पकड़ो, आपको अब बिजली, ये मतलब बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गोबर जलाने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब और उनके साथी उस वक्त ये कहना भूल गए कि चूल्हे के साथ गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है और हर महीने उस गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का एहसास रखते हुए कि इन चीजों के वजह से आप लोगों को इतनी परेशानियां हुई हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, जो इलेक्शन के वक्त हम वादे करते हैं, कुछ चीजों का जिक्र आपके सामने किया है जो मैं यहाँ दोहराना जरूरी समझता हूँ। जहाँ पे बिजली की हमने बात की, जहाँ आपका बिल 1600-1800 रुपए महीने का आता है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। जहां मैंने गैस की बात की, वजीर आजम साहब ने आपको चूल्हा दिया लेकिन वो चूल्हा जलाने के काबिल नहीं रखा। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम हर साल आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है उसको हम कम करें। ये जब हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ आके तकरीर करेंगे, उनसे राशन के स्केल का पूछिए ना, आपका क्या कसूर था कि आपका राशन का जो कोटा है उसको कम घटा के उसको 5 किलो पे लाया है। 5 किलो में किसका आज गुजारा हो सकता है? जो राशन डिपो के तहत यहाँ मिट्टी का तेल मिलता था, जो राशन डिपो के तहत चीनी मिलती थी, उस राशन डिपो से मिट्टी का तेल और चीनी निकाला क्यों गया? आखिर आपकी क्या कसूर थी? अगर इतने बड़े लोग हैं, ये इतनी बड़ी हुकूमत है, इतना डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम आपका स्केल जो है बढ़ जाना चाहिए था। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, एक तो हम राशन डिपो के जरिए दोबारा आपको चीनी और मिट्टी का तेल जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे और राशन के स्केल को बढ़ा के हम उस लेवल पर लाएंगे ताकि राशन से आपका गुजारा जो है इस राशन डिपो के तहत हो पाए। बेरोजगारी का जो मसला है और खासकर इन प्रोजेक्टों में हमने अपने मंशूर में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट अगर आपकी दरियाओं पे बन रहे हैं, अगर आपके पहाड़ों पे बन रहे हैं, अगर इनका असर आप पे हो रहा है, ये जब बमबारी करते हैं, बारूद फाड़ते हैं पहाड़ को तोड़ने के लिए, तो हमारे मकान हिल जाते हैं, उनमें क्रैक लग जाते हैं, तबाही आपकी होती है। लेकिन रोजगार इन प्रोजेक्टों में आपको नहीं मिलता। ठेकेदार भी बाहर से, पढ़े लिखे लोग काम करने वाले वो भी बाहर से, मजदूर तक भी ये लोग बाहर से लाते हैं और आप लोग उनके चेहरे देखते रहते हो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है आप लोगों के साथ कि अगर हमारी हुकूमत आई तो इन प्रोजेक्टों में सबसे पहला हक रोजगार का हमारे बच्चे बच्चियां होंगी, फिर बाहर वाले जो है यहाँ आके काम कर सकेंगे। इसी तरह सोशल वेलफेयर की स्कीमों को दुरुस्त करना, अपने गुजर बकरवाल भाइयों के लिए जंगलों पे जो हक फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको मिलना चाहिए था, वो हक इनको दोबारा लौटाना, और तो और जो आपके काम है। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि आज भी इतना लंबा लिस्ट मुझे आपके मुश्किलात और आपके कामों का दिया हुआ है। मैं अगर इसको पढ़ भी लूं तो मुझे शायद घंटा एक लग जाएगा। इसमें एजुकेशन की बात, जहां मैं तालीम की बात करूं, हमें विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अगर कुछ दिया तो बच्चों के लिए मुफ्त तालीम था। इन लोगों ने, जो मेरे बाद आके यहाँ तकरीर करेंगे, इन लोगों ने एक एक करके उसको घटा के आज मुफ्त तालीम लगभग खत्म किया है।
ہم نے اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں یہاں کے بچیوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم دوبارہ یونیورسٹی تک ان بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا شروع کریں گے، تاکہ یہ بھی مقابلہ کر سکیں شہر کے بچوں کے ساتھ، باہر کے ریاست کے بچوں کے ساتھ، اور اپنا حق جو ہے حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایم ایل اے آپ کا اپنا ہو، جس ایم ایل اے کو آپ پکڑ سکیں۔ یہاں پہ جیسے میں نے کہا یہاں کاموں کی کوئی کمی نہیں ہے، سڑکوں کو لے کے، ہیلتھ اسکیموں کو لے کے، اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی بات ہے، یہاں ہائر سیکنڈری اسکول کھولنے کی بات ہے، یہاں راشن ڈپو کھولنے کی بات ہے، یہاں ان علاقوں کو ٹورزم کے نقشوں پہ لانے کی بات ہے۔ کوئی کاموں کی کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ 10-20 سال آپ کے مکمل ضائع ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں، محنت کرنے میں اور بھاگ دوڑ کرنے میں سجاد کچلو صاحب کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی گھر نہیں بیٹھتے۔ جب میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو اپنے علاقے میں کسی نہ کسی پہاڑی پہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے مشکلات اور مطالبے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ ایم ایل اے ووٹ چنیے جو کل کو آپ کے ووٹ لینے کے بعد غائب نہ ہو، جس کو آپ پکڑ کے بلا سے کہہ سکیں نا اب ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اب آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ ہم ووٹ نہیں مانگتے، ہم لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں یہاں پہ تقریر میں یہی نہیں کہوں گا کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے یا یہ مذہب خطرے میں ہے کہ آپ ووٹ دو تو ہمیں فلانے کو بچانا ہے۔ جب تک تباہی ہوتی ہے تو سب کی ہوتی ہے۔ آج جب آپ پریشان ہو تو آپ سب پریشان ہیں۔ آپ کی پریشانی صرف ایک مذہب تک بندھی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں اگر بے روزگار ہے تو ہر مذہب کے بے روزگار ہیں، اگر آپ کو راشن کی دقت ہے تو ہر مذہب کو راشن کی دقت ہے، اگر ہمارے بچوں کو ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے تو ہر مذہب کے بچوں کو اس ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے۔ یہاں ایک تنظیم ہے جو میرے بعد یہاں آئے گی، جو مذہب کا استعمال کرتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈرا دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے آپ کو ووٹ دینا ہے۔ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی نہیں چلا۔ جو لوگ 400 پار کی اس وقت بات کر رہے تھے، 240 پہ ان کی گاڑی رک گئی۔ اس الیکشن میں بھی میری امید ہے کہ آپ ان کے اس سازشوں کو، ان نعروں کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اپنے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچئے، اپنے بہتری کے بارے میں سوچئے، اور اپنے ووٹ کا جو ہے، کیونکہ یہ ووٹ ایک بہت قیمتی امانت ہے، اس ووٹ سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں، اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے باتوں پہ غور کرنے کا۔ ووٹر کا یہی فرض ہے کہ وہ تمام امیدواروں کے بارے میں سنیں، دیکھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد پولنگ بوتھ کے اندر جا کے ووٹ کا اپنا فیصلہ کریں۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ 18 ستمبر کو جب یہاں ووٹ ڈالنے کا دن ہوگا تو اپنی بہتری کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے مشکلاتوں کو حل کرنے کے لیے آپ ایک صحیح نمائندہ سجاد کچلو صاحب کی صورت میں یہاں سے کامیاب کر کے بھیج دیجیے۔